नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव की वोटिंग के बचे हैं 3 दिन। आज है 2 तारीख, 3, 4 और 5वें दिन जो है, यानी कि 5 तारीख को हरियाणा में असेंबली चुनाव की वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले ओवरऑल हरियाणा की मैक्रो पिक्चर क्या है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पार्टीज हैं, उसके अलावा कुछ रीजनल पार्टीज भी हरियाणा में, जैसे जननायक जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल है, गठबंधन में है और आम आदमी पार्टी भी सीन में है। उसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है प्रोफेसर एस चाहर, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर हरियाणा स्टडीज़ के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हरियाणा चुनाव को लेकर के एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर एज एन एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि हरियाणा में जो वोटर का क्या कंपोजिशन है। तो इसमें लगभग 31% के आसपास जाट हैं और 30% के आसपास ओबीसी हैं सारे मिला के, और 19% के लगभग आपके शेड्यूल कास्ट हैं, और 7% जो है वो पंजाबी हैं और 7% ब्राह्मण हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये तो मोटी पिक्चर है। और ये आंकड़े जो है, ये पॉलिटिकल अफेयर ब्रांच होती है सेक्रेटरीट में जी, हरियाणा की है। उसका काम यही है, इलेक्शन से पहले वो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, चाहे सेंसस हो, एक चाहे तरह से आधिकारिक आंकड़े हैं। आधिकारिक आंकड़े हैं ये। तो ये इनको अंडर एस्टिमेट करके ये अपनी अपनी पार्टी को जो सूट करता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, कम कम ज़्यादा करके, लेकिन वास्तविक आंकड़े ही हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि लगभग 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पर वोटर का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप जाट का है, फॉलोड बाय शेड्यूल कास्ट। दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप शेड्यूल कास्ट का है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन केस कंबाइन करते हैं किसी भी हालत में शेड्यूल कास्ट और जाट, जैसा कि 2019 के इलेक्शन में कंबाइन करा था इन्होंने, और जो खट्टर सरकार की जो सीआईडी थी उसने ये बता दिया था, लगभग 2-3 हफ्ते पहले बता दिया, लीक आउट हो गई थी ये, और ये काफ़ी सारे डैमेज कंट्रोल में लगे थे उसमें, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा वोट जो है शेड्यूल कास्ट का कांग्रेस को मिला था। तो अब की बार भी आप ये कह सकते हो कि ये कंबाइन नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि यदि हम बात करें कि किसका वेट है, कांग्रेस का है, हरियाणा का है वोटर वाइज, तो देखिए कि ये तो मानना पड़ेगा आपको कि लगभग हरियाणा में 16 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर हैं, और रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर वगैरह। आप एक हरियाणा इस बीजेपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हो रही थी लेटेस्ट, वो मैच्योर तो नहीं हुई इनसे, लेकिन ये कह रहे थे कि जितने भी मंदिरों में काम करने वाले लोग हैं हम उनको पेंशन देंगे, ऑनरेरियम देंगे, और वो काफ़ी दे रहे थे, इतनी ही देंगे जितनी पेंशन, 10,000 के आसपास पेंशन से भी ज़्यादा देंगे। तो ये एक इंसेंटिव ये देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 3.5 लाख के आसपास ये लोग हैं। डेरे हैं काफ़ी सारे, राम रहीम का डेरा है, करमपाल का, और भी काफ़ी सारे डेरे हैं, रामपाल का डेरा है, और ये पैरोल भी उनको अभी सरकार ने, आज सुबह 6 बजे, 6:30 बजे निकल के गए हैं रोहतक जेल से। हाँ, सरकार ने उनको पैरोल भी दिला दी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वेट है। अदरवाइज भी जो है मनोहर लाल खट्टर जितने भी डेरे डेरे हैं सभी के पास वो अपने टाइम पर हो गए थे सैनी से बदलने से पहले। तो ये भी जो फॉलोअर हैं ये एक्सीड कर रहे हैं 10 लाख को, और इसके अलावा 3.5 लाख जो बीजेपी बता रही है हमारे पास पन्ना प्रमुख हैं। और इसके अलावा भी आप बात करें कि फिर हमारे पास कुछ दल हैं, हिंदू विश्व परिषद है, बजरंग दल है, गोरक्षक हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। और कुल मिला के फिर हमारे पास एक नैरेटिव है जाट नॉन जाट, खासकर 16 के बाद में जी, तो ये भी हमारे पास है। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे कि पिक्चर जो अगर हम ऊपर से देखें तो पिक्चर डेंट इज टुवर्ड दी बीजेपी, अगर हम इनकी मान लें तो, जैसा ये पिक्चर दिखा रहे हैं। और ये दिक्कत यही है कि क्या ये कास्ट लाइन पे, धर्म के आधार पे क्या अब की बार वोट ट्रांसलेट होंगे? जी, नहीं सबसे होंगे? बड़ा सवाल यही है। तो सवाल इसका जवाब यही है कि 1977 में कास्ट लाइन का कोई बात चली नहीं, 1987 में चली नहीं, और अब की बार भी लोकसभा इलेक्शन में कोई ज़्यादा नहीं चली। हाँ, क्योंकि दीपेंद्र को का जीतना इस बात को साबित करता है कि अहिरवाल से, कौशली से ये जीते हैं, हारे नहीं हैं। तो अहिरवाल में डेंट है, और आपका आप ये कह सकते हैं जीटी रोड में डेंट है। तो इस तरह का डेंट है। तो कास्ट का मेरे ख्याल में फैक्टर इस इलेक्शन में नहीं चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉरपोरेट हाउसेज नहीं चाहते कि बीजेपी हारे। अच्छा, और
ये भी फैक्ट है कि ये तो मानना पड़ेगा आपको। देखिए ये कुछ कांग्रेस की भी एक बात आ जाती है, मजबूरी हो जाती है, कुछ बीजेपी की मजबूरी है कि कुछ सीटों पे ये जरूर आपस में मेल मिलाप करते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट अंडर द कारपेट। तो कुछ भी कैंडिडेट कांग्रेस ने भी खड़े करे हैं, कुछ जो है लोकसभा में भी खड़े करे थे। जी जी, होता ही है। मनोहर लाल के यही खिलाफ राजनीति बुद्धि है। राजा लेके आए। हाँ ये राजनीति है, इट इज ए पार्ट ऑफ राजनीति। राजनीति में एथिक्स मॉरलिटी तो होती नहीं, तो इसलिए ये भी है। एक ये भी मान के चलना पड़ेगा आपको कि जो वोटर कांग्रेस का है वो बड़ा वोकल है और वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो लेकिन फिर भी एक ही चीज़ में इसका जवाब दिया जा सकता है कि कास्ट नैरेटिव अब की बार नहीं चलेगा, कास्ट नैरेटिव नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आप आगे बढ़ें। 3 तरह के वोटर हैं, एक तो वोकल, एक फ्लोटिंग वोटर के बारे में बताइए, साइलेंट के बारे में। इस बार फ्लोटिंग वोटर कितना है? साइलेंट वोटर है ना, हाँ। साइलेंट वोटर ही फ्लोट करेगा, अच्छा, वोकल वोटर तो फ्लोट करेगा नहीं। क्या लोगों ने माइंड बना लिया है कि इस बार माइंड आने लोगों की- ने बना लिया। अच्छा, बना लिया। अब की बार यही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग माइंड बना लिया है। वो आगे हम आएंगे ये कि मुद्दे क्या हैं, जब मुद्दों की बात करेंगे तो इस बात का भी जी जवाब देंगे। ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि अब कारपोरेट हाउसेज नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं चाहते? क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 ही सेक्टर हैं, इंडियन इकोनॉमी एग्रीरियन है और इंडस्ट्रीज़ का तो आप ये कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से डेंट उसी तरफ था कि बिग इंडस्ट्रीज आर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। यानी अब तो एग्रीकल्चर को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इंसेंटिव कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम उनका लोन माफ़ करने के लिए मना कर रहे हैं, हम उनको एमएसपी नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं देना चाहते। उनको देने के नाम पे इकोनॉमी हिल जाती है और इनके आप ये देखो कितना पैसा बहुत कई ज़्यादा है। लाख करोड़ का। हाँ 16 लाख करोड़ Write off रुपये हो जाता है। एनपीए में डाले हैं इनके दोनों। तो कारपोरेट हाउसेज ने तिजोरी खोल दी है और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इंडिविजुअल वोटर तक भी अप्रोच करेंगे। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट का जो चक्कर चलाया है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरएसएस एंड ऑल दैट बीजेपी ने, ये एक बड़ा लंबे चौड़े पर पैमाना है। और आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार गिराने के लिए जब एक एमएलए को 50 करोड़ दिए जा सकते हैं, तो वोटर का भी अब जो पॉसिबल जो रेट है, जो सट्टा हाउसेज वगैरह जो बता रहे हैं, वो फिलहाल 6,000 रुपये पर वोट है, जो कि 10,000 रुपये तक भी जा सकता है जी। ये कुछ फैक्टर हैं जो कि, और ये भी एक फेवर में है कि भाई बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है और एक कैडर उन्होंने हरियाणा में क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आप ये कह सकते हैं, इनको हम देख के पेपर पर तो ऐसा लगता है लेकिन ये है, लेकिन जब अंदर हम इसके जाते हैं तो फिर काफ़ी गड़बड़ है। क्योंकि अब की बार बीजेपी में जो अंदरूनी मामला है, जो अंदरूनी डिससेटिस्फेक्शन है, रेबल्स हैं, जो नाराज़ लोग हैं, जो वर्कर की जो निराशा है, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो बीजेपी में जो इनके आड़े आ रहा है वो ये है कि लगभग इन्होंने 46 डिफेक्टर को वोट दिया है और एट द कॉस्ट ऑफ द डेडिकेटेड एंड लॉयल पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनके पास इसके 2 सेंस निकालता है हमारा वोटर, जो आप फ्लोटिंग कह रहे थे, वो ये निकालता है कि क्या भाई बीजेपी में कैंडिडेट नहीं है क्या? अगर बीजेपी में कैंडिडेट हैं, विज को नहीं पूछ रहे, रामविलास जैसा जो बहुत पुराना लीडर है उसको ये नहीं पूछ रहे, उसको टिकट ही नहीं दी। तो ये कुछ इस तरह का डिससेटिस्फेक्शन है। इनको बेशक ये आके कह दें कि हम आपके साथ हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी, कभी भी नहीं होता। ये जो अंडर दी कारपेट है ना, अंडर दी कारपेट, ये कभी भी इनके साथ नहीं होंगे। ओपन ये जरूर कर दें हम, तो ये एक बड़ा डैमेज है अब की बार जो आप हमें दिखाई देता है। परिवारवाद वाला भी अब देखिए, परिवार वाली बात नहीं रही। अब परिवार वाली बात इन्होंने खुद निगेट कर दी है, इन्होंने खुद ये तोड़ दिया अपने आप ही। सॉरी, टिकट दे दिए और वो टिकट देने के बाद में, एक ही परिवार में टिकट देने के बाद में परिवारवाद का तो ये लगा भी नहीं रहे। अब ये जहाँ भी आ रहे हैं, अब ये 3-4 बार मोदी की पहली विजिट में, दूसरी भी, तीसरी में इन्होंने परिवारवाद का कोई जिक्र नहीं करा। तो ये एक जो बहुत बड़ा जो डैमेज है ना, जो गया है, जो आगे मुद्दे तो और भी आएंगे, लेकिन जो बहुत बड़ा जो डैमेज है ये गया है कि भाई जो करप्ट लोग थे वो सारे बीजेपी में, वो सारे बीजेपी में आ गए और उनको अच्छी जगह सेटल कर दिया है। नंबर 1 खुल्लम खुल्ला किया है। नंबर 2, ये जो 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 आगे आएगा ना, जिस तरह में कभी कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, आपने बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए, पैसा तो है नहीं, तो लोगों के सेंटिमेंट इन्होंने तो बेचारे 20,000 रुपये जो है उससे कैंडिडेट से एप्लीकेंट्स के लिए 2,500 सी वो आई है एप्लीकेशन, उससे 20,000 पर वो लिए हैं जी। तो ये तो आप ये लगा लीजिए, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस देयर इज समबडी जो फंड कर रहे हैं इनको, अदरवाइज तो कारपोरेट हाउस तो कर नहीं रहे। फिर भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जो कि पार्टी को फंड कर रहे हैं और इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का, तो ये कुछ बात है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये जो बहुत ज़्यादा डैमेज करा है ना इसको, तो इस तस्वीर ने कराया। खासकर आप ये देखा, जो सारी दुनिया में 3 बातें जो घूम रही है ना, यहाँ नहीं, इवन अमेरिका के जो, इंग्लैंड के जो अखबार हैं, उन्होंने सभी ने रिपोर्ट करी है
कि भाई करप्शन बड़ा ज़बरदस्त है, लीकेज बड़ा ज़बरदस्त है। पार्लियामेंट अभी बनी थी 850 करोड़ रुपए लीक कर रही है। एयरपोर्ट अदानी ने भी ठीक करे थे, वो लीक कर रही है। आपका मंदिर जो है अयोध्या का वो लीक कर रहा है। शिवाजी की मूर्ति जो 18 महीने की गिर गई आपकी, और आप ये कह नहीं, हवा इतनी तेज थी और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो है ना कि आप करप्ट आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, आप ब्रजभूषण की बजाय उसके लड़के को टिकट दे रहे हो जो कि एक मोलेस्टर है। तो ये इस तरह का जो इंप्रेशन लोगों में गया ना कि यस भाई आदमी, एक डिग्रेडेशन इन दी रेपुटेशन इमेज ऑफ प्रधानमंत्री जो आई है ना, ज़बरदस्त गिरावट आई है ये हर एक वोटर के उसमें। लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि यस देखिए, फिर अगर हम टोटली बात कर लें तो छोटी सी पिक्चर में हम बात कर लें कि भाई ये जो हमने सारे हरियाणा के कुछ एरिया हैं, जैसे बागड़गा एरिया है, इसमें 9 सीट हैं, बीजेपी की 3 आई थी, कांग्रेस की 1 आई थी। फिर जो है ये देसवाड़ बेल्ट है, ये जाट डोमिनेटेड एरिया है, और इसमें जो है 2019 में बीजेपी की 9 आई थी, कांग्रेस की 11 आई थी। ये जो बांगर है, सिरसा, फतेहाबाद, और ये क्या नाम आपका जो है हिसार, जो है 8 सीटें हैं, सॉरी 21 सीटें हैं, बीजेपी की 8 आई थी, कांग्रेस की 4 आई थी। जीटी रोड है, सारा नॉन जाट इलाका है, और मैक्सिमम तो इसमें 23 सीटें सोनीपत को छोड़ के, तो ये क्लोज कंटेस्ट है, इसके ऊपर ज़बरदस्त है। और ये जो बीजेपी की 12 आई थी, कांग्रेस की 9 आई थी। अहिरवाल की 11 सीट हैं, बीजेपी की 8 आई थी, कांग्रेस की 2 आई थी। और फरीदाबाद का इलाका है, इसकी 9 सीटें हैं, बीजेपी की 7 आई थी, कांग्रेस की 1 आई थी। तो अब ये सारा मिला के भी हम करें क्यों, तो आप ये कह सकते हो कि 2019 में लोकसभा की सीटें थी बीजेपी के पास 10 की 10 थी, और सीटें आई 40। अगर हम एक सिंपल से कॉमन सेंस के मैथमेटिक्स से भी चलें, अंदाजे से भी चलें, तो आप ये कह सकते हो कि अब की बार सीटें आई 5, तो उसी हिसाब से हिसाब लगाया जा सकता है कि क्या विचारधारा रहेगी। तो उसमें वो आप बड़ा पॉइंट मुझे ध्यान। तो आप अब ये कह सकते हैं कि नॉमिनेशन भी है, सोशल इंजीनियरिंग करी है, कांग्रेस ने भी कम सीटें दी अब की बार, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट जो है वो ओबीसी को दी हैं, कांग्रेस ने जाटों को ज़्यादा दी हैं, बीजेपी ने ब्राह्मणों को भी बहुत ज़्यादा दी हैं, पंजाबी। तो ये आप ये कह सकते हो जाट वर्सेस नॉन जाट का कम्बिनेशन दिखाई देता है, ये इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जो इन्होंने। तो इस तरह की जो शेयरिंग नॉमिनेशन है उसमें भी कास्ट फैक्टर नज़र आता है। और फिर एक आप ये कह सकते हो कि सारा का सारा जो बीजेपी का फोकस है वो है ओबीसी और नॉन जाट पर फोकस है, और कांग्रेस का फोकस है जाट एंड शेड्यूल कास्ट, मेन फोकस। ये जो मैंने बताया था कि आप 38 सीटों पर 40 सीटों पर जो आपका ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। और फिर ये जो क्लोज कंटेस्ट की बात कर लें, कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो बीजेपी के हाथ नहीं लगी, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो कांग्रेस के हाथ नहीं लगी 33-34 साल से, तो वो एक हार्डकोर सीट हैं और वो जमे बैठे हैं लोग। रोहतक की सीट पे भी बीजेपी का बड़ा भारी कब्जा रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक, बहुत बाद में आगे मिली है। तो ये इस तरह का जो है, तो जहाँ तक क्लोज कंटेस्ट की बात करें ना, तो 14 जो है जो सीट जिन पे जाट नॉमिनी है दोनों तरफ से, उस पर बीजेपी की भी जाट है, कांग्रेस, जबरदस्त क्लोज कंटेस्ट है। और 14 ही ओबीसी की, अच्छा 28 होगी, 28 और 38 वो है 56। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये वो सीटें बताई हैं हमने जहाँ क्लोज कंटेस्ट है या डोमिनेशन में मेजोरिटी में कांग्रेस, वोटर के हिसाब से अगर हम फिगर के हिसाब से जाएँ तो ये कांग्रेस के फेवर में बात है। क्लोज कंटेस्ट में आप ये मान के चलिए कि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है अब की बार, के बढ़त है कांग्रेस की और घटत है बीजेपी की, डेफिनेटली जी। और ये इसलिए है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ अग्निवीर, इट इज़ बिकॉज ऑफ करप्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रेड ऑफ ईडी एंड सीडी एंड ऑल दैट, जो भी सीबीआई कंप्लीटली था दिल्ली और पहलवान, वही बात हो, पहलवान जवान और वो सारे, ये तो इसका एक फैक्टर रहेगा। और सबसे मोटी बात है कि एग्रीकल्चर लॉ का जो बात करी थी, जो वापस लिए थे कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी नहीं दे रहे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई कहीं ना कहीं किसानों कर्जे वाले भी इशू है। और काफ़ी अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कुछ ऐसे इश्यूज हुए कि हेल्थ का इशू है, कहीं एजुकेशन का इशू है तो हैं, कोई कहीं पीने के पानी का इशू है, कहीं वाटर लॉगिंग का इशू है, तो हैं इश्यूज काफ़ी हैं। अर्थात आप कुल मिला कह सकते हो इन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन सर्टन एरियाज रिगार्डिंग द लोकल प्रॉब्लम इज वेरी वेरी वोकल। अब की बार ये लोग सब मानते हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन कि है प्रॉब्लम इस गाँव में, यहाँ ये कीचड़ की प्रॉब्लम है, यहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है,
यहाँ ये जो है इसकी क्या नाम है, सटरे एनिमल्स की प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम है कुछ ना, यहाँ ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम फ्री है, इवन इन बनियानी और वो कास्ट से परे हट करके सबको परेशान करते हैं, काश से परे हट के। तो इशू है। तो ये एक रहेगा। एक फिर मैंने आपको बताया कि 33 सीट्स ऐसी थी पिछली बार 19 में कि जहाँ पर मार्जिन 500 से 800 850 वोटों का था। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट। बहुत क्लोज कंटेस्ट है। इन सीटों पर दोनों की गिद्ध की तरह नजर हैं। और ये मैंने आपको बताया था, सिरसा है, पुराना है, थानेसर है, रतिया है, कैथल है, यमुनानगर है, रेवाड़ी है, खरखोदा है, मुलाना है, असंध है, बड़खल है, अथीन है, फतेहाबाद है, होडल है, रादौर है, रोहतक है, NIT फरीदाबाद है, गुवाना है, नू है, बड़ौदा, अनुगुला है, काफ़ी सारी सीटें हैं। तो ये सीटें ऐसी थी जिनमें बहुत कम मार्जिन था। और अब की बार ये वेव टूटी है। इमेज ऑफ क्योंकि इलेक्शन जो मोदी का चेहरा है, जो फेस है, वो ऑटोमेटिकली उसमें काफ़ी सारा हाँ आपकी बार सब साइड करा है लोगों ने। तो इसके कारण ये आप ये कह सकते हो कि इन सीटों में से भी काफ़ी सारी, जो हमारा जो अंदाज़ा है वो ये है कि इसमें भी जो डेंट है इट इज़ टुवर्ड दी कांग्रेस। जो डेंट का फायदा होगा, डेंट का जो फायदा होगा, डेंट जो है, झुकाव जो है इन सीटों का, वो कांग्रेस। और एक जो आपके रहेगा कि यस रेबल दोनों जगह हैं, लेकिन बीजेपी के ज़्यादा हैं। जो पार्टी छोड़ने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मंत्री, एक्स मंत्री, MLA, एक्स MLA, ऑफिस बीरर एंड ऑल दैट। आप ये कहेंगे कि ये संख्या 250 के आसपास है। एन ब्लॉक जो छोटी है, और छोटे मोटे अगर हम गिने सरपंच वगैरह, ये छोटे मोटे काउंसिलर तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये कहेंगे भारी संख्या में। इसका भी एक इम्प्रेशन ये गया है कि भाई अब ये सिंकिंग ये शिप है तो इसको छोड़ के भागो। तो ये एक इम्प्रेशन, एक वेव गया है, तो इससे ही फर्क पड़ेगा। एक फिर ये भी एक जनरल इम्प्रेशन आप देख रहे हो कि भाई नहीं, आप लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, नौकरी से परेशान हैं, सारा बेरोजगारी ज़बरदस्त है। और कुल मिला के कि नैरेटिव जो चल पड़ा ना कि यस दिस पार्टी इज़ कमिंग एंड दिस पार्टी इज़ गोइंग, ये जो नैरेटिव है इसका भी बहुत असर पड़ता है। मैं बताऊं आपको कि इलेक्शन में तो 0.5% वोट का भी फर्क पड़ता है, ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। 1 वोट से भी जीतेगा, 2 वोट से भी जीतेगा तो जीतेगा, उसको कितनी बार गिनती कर लो तो जीतेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक डेंट है। यस, कंपेन की जहाँ तक हम बात करें, ऑटोमेटिकली पलड़ा बहुत भारी है बीजेपी का। और सेंट्रल लीडर शुरू से आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से। आपका वो क्या बोलते हैं, वो गांव में क्या था वो आपका वो वार्तालाप या क्या जो आप कर रहे थे, फिर ऑफिसरों ने कराया, फिर MLAs ने कराया, फिर MLA की सीट बदल दी कि जहाँ का MLA वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा तो घुसने नहीं देते, कि दूसरा MLA उस सीट पर जाएगा, लोगों की बात सुनेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल जिसको आप कहते हैं, तो वो करेंगे। तो इन्होंने करा वो वार्तालाप वगैरह। लेकिन बीच में कुछ ऐसे ऑर्डर करे बीजेपी ने जो हमारी समझ में आए नहीं, कि जो दरबार लगेंगे, जनता दरबार, उसमें DC चेयरमैन होगा, MLA का आना उसमें जरूरी नहीं है, DC उसको इनवाइट करे तो आ जाएगा ना, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो बातें गई उससे क्या है कि यस इंटरनल जो डिसेंशन है ना वो MLAs में भारी है, मंत्रियों में भारी है। और ये फैक्ट है कि काफ़ी सारे MLA, काफ़ी सारे MP, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये जो हमें मिले थे किसी फंक्शन में, उन्होंने कहा कि जी क्या में होता है, एक PN का ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, भर्ती तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह का जो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो इसमें आया ना, 1 मैन मॉडल, कि यहाँ खट्टर के अलावा किसी का फ़ोटो नहीं होगा, वहाँ मोदी के अलावा किसी का फ़ोटो नहीं होगा, ये इस बात से भी इंटरनल डिसेंशन बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा, और कांग्रेस का मॉडल बिल्कुल अपोजिट है, ये इसमें नहीं होता है। मैं यही कहना चाह रहा था, ये इसमें नहीं होता है। तो ये एक तो ये है कि भाई इनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ज़बरदस्त है, सेंट्रल लीडर शुरू से घुसे हुए हैं। और ये जो हर दर्जे से बाहर ही हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख हैं, और RSS का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब काफ़ी सारे लोग फैले हुए हैं, मतलब लोग इनके पास हैं। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क दे है दी नेटवर्क। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो 17 सीट हैं जो मैंने आपको बताई थी, इस 17 सीटें जो रिजर्व सीट हैं इन पर फोकस है 33 के बाद। और इस 17 सीटों पे बीजेपी भी चाह रही है, इन्होंने को DSC की कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र में करी है, जहां शपथ दिलाई है कि भाई हम ना तो कांग्रेस की वोट देंगे ना देने देंगे। तो इस तरह नैरेटिव चला रखे हैं। उसके अलावा जो है आपका ये कह सकते हो कि ये जो 17 सीट हैं, इसे 2019 में 5 बीजेपी ने जीती थी, 7 कांग्रेस ने, 4 JJP ने।
तो अब की बार ये चाह रहे हैं कि इन सीटों में कुछ डेंट हो सकता हो, लेकिन लगता नहीं है। हमारा अंदाज़ा ये है कि अब की बार ये सीटें मान लिया कांग्रेस की 7 थी तो इनका 10 या 11 होने की पूरी पूरी पक्की उम्मीद है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। कि इन्होंने जैसे ही लगाया कि भाई दिल्ली के आसपास हमारी जो सीट हैं, दिल्ली बॉर्डर पर 7 हैं, राजस्थान के जो लगती है नज़दीक 15 हैं, पंजाब के साथ 8 हैं, यूपी के साथ 8 हैं, उत्तराखंड के साथ 1 है जो कि सडोरा है। इन पे जो है इन्हीं के लोग बुला के या जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग जाके यहाँ कुछ इनको चीफ मिनिस्टर्स भी आ सारे रहे चीफ मिनिस्टर सारे आ रहे हैं हैं। और उनको गांव घुमाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ राजपूत ज़्यादा हैं, ब्राह्मण कास्ट वाइज जिसकी भी कास्ट के हैं उसी कास्ट से जो है, जिस तरह राजनाथ है तो वो उनमें जाएगा, ठाकुरों में ऑल दैट। तो इस तरह से ये लोग ये भी इनकी स्ट्रेटेजी है। तो ये कुछ इनकी टेक्स्ट हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बीजेपी ने जो एनडीए घटक है वो कितना है, चाहे कोई इनसिग्निफिकेंट है चाहे सिग्निफिकेंट है, उनसे हाथ मिलाए रखा है। और यहाँ भी ये पूरे लालटन लेके तलाश करा है कि कहाँ हम हाथ मिला सकते हैं, किससे मिला सकते हैं। अब कांडा ने खुद ऑफर करा था लेकिन उसको सीट नहीं दी। लेकिन जो कांडा की, आईएनएलडी की और बीएसपी का जो एक सीक्रेट मामला था कि भाई आप अब देखिए सीधा उजागर है ये तो कि भाई वहाँ वो जो है कांडा के खिलाफ वो क्या था, जांगड़ा वापस ले लिया जी, और एक यहाँ भी वापस ले लिया इस तरफ भी। तो ये जो है अब वो बीजेपी के लोग कांडा का वो कर रहे हैं, कंपेनिंग कन्वेंसिंग कर रहे हैं जी। तो उसमें ऑटोमेटिकली सबको इतना कोई पागल है क्या ये कि भाई उसके बाद में अगर आईएनएलडी ये कहे कि नहीं हम तो खिलाफ हैं बीजेपी के, तो ये उनका सीक्रेट प्लान था। ये मिला के कि इनका लीक आउट हुआ, इसका बड़ा असर पड़ेगा। अब ये इनको लग गया कि भाई जेजेपी, आईएनएलडी और ये कांडा और ये आपका बीएसपी, ये जो एक गठबंधन है ना उधर से आज समाज पार्टी का, ये गठबंधन ओनली टू हेल्प दी बीजेपी, ये कांग्रेस की तरफ। तो एक क्लियर हो गया है कांग्रेस वर्सेस अदर्स है। कांग्रेस वर्द नहीं, ये है वोट काटू, वोट जो लैंग्वेज है खासकर कांग्रेसियों की, ये वोट काटने के चक्कर में कितनी कट सकती है। हुड्डा और दीपेंद्र दोनों ही कह रहे हैं। जिस तरह से कुरुक्षेत्र को हराने के लिए अब सिंह चौटाला पूरा कामयाब रहा, अगर ये नहीं होता तो नहीं हारते कुरुक्षेत्र सीट। तो यहाँ पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, मेरा ये कहना है। अब की बार बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि दी वोटर ऑफ जाट एंड हरिजन इट वुड नॉट ड्रिफ्ट इन फेवर ऑफ आईएनएलडी, बीएसपी और आज समाज और जेजेपी, नॉट एट ऑल। वो अपना मन बना चुके हैं बिल्कुल डेफिनेटली। और ये भी अगर थोड़ी बहुत 1-2 को सीटों में, मैं नहीं कह सकता आईएनएलडी का, अदरवाइज वहाँ भी गुंजाइश है। जी। मायावती का कोई चक्कर नहीं है और आज समाज पार्टी का यहाँ हरिजन नहीं आएंगे। तो एक तो ये रहेगा। एक ये भी आप ये कह सकते हैं कि अब की बार जो डिसेंशन है ना, जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है, हाँ, वो जाट लैंड में नहीं है। अब वो तो देखो ना, हिरवाल में भी है, अम्बाड़ा में भी है, विजगा भी है, बिल्कुल है ना। तो वो तो सारा ही है। वो जो है क्या नाम है इसका, बिश्नोई कुलदीप और इसका लड़का, ये दोनों ठोक दिए वहाँ आदमपुर में भव्य किसानों। यस, माफ़ी मांगी, बिल्कुल पहले दिए धमका, वीडियो वायरल भी हुए थे वीडियो। तो ये इसके कारण जो आप ये कह सकते हो कि यस, अब फिर उन्होंने क्या करा कि भाई अब ये झुके हैं। देखिए ये कह रहे हैं ना भाई राहुल गांधी का क्या फ़र्क पड़ा। राहुल गांधी का कोई, हम ये नहीं कह रहे भाई ये बहुत अच्छा इनका वो है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो जब आप चलते हो ना और जब आप नेगलेक्ट कर देते हो पब्लिक को, खासकर एग्रीकल्चर को, जो कि इसी पे डिपेंड करता है, इनफॉर्मल सेक्टर तो अब भी यही है, तो इसमें इसको नेगलेक्ट करोगे तो एक तो नैरेटिव जाएगा कि देखिए इन्होंने हिसार का चार्ज दे दिया कुलदीप बिश्नोई को कि आप संभालोगे, ये 11 सीट दे दी इंद्रजीत को, इसको आप संभालें, यही रहो, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या खर्चा करना है, कैसे चलना है, क्या कुछ है, सारा कंप्लीटली पोल स्ट्रेटेजी, पोल मैनेजमेंट, जो भी कुछ है सारा इनको दे दिया। क्यों दे दिया, पहले तो नहीं दिया किसी को। तो इतना फर्क है, तो काफ़ी सारा फर्क पड़ गया है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें साथ में ओबीसी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री बना, एक चेहरे को, अब ओबीसी में आप अगर मान लिया 30% वोट हैं तो सैनी के कितने हैं ये बताओ ना। फिर सैनी के तो बहुत ही कम है, परसेंट बहुत कम है। तो सैनी से ज़्यादा फिर पंजाबियों के वोट हैं, 7% है। और पंजाबियों के वोट हैं तो फिर खट्टर घोटाने फायदे के। नंबर 1। नंबर 2 ये कहें कि नहीं, अब उसको तो बेचारे उलाए पता कर दिया खट्टर को, तो कहीं भी नहीं है वो, तो किसी पोस्टर में नहीं, किसी दायस पे नहीं, कहीं प्रधानमंत्री के नहीं, कहीं भी नहीं है, नो वेयर। तो इससे भी मैं बताऊं आपको दो तरफा नुकसान हुआ है। इनको डबल नुकसान हो गया। एक तो पंजाबी नाराज हो गए, जो कह रहे भाई हमारा पंजाबी हटा के सैनी क्यों बनाया। और ये जरूरी नहीं है कि ओबीसी डजंट मीन के सैनी,
और सैनी का जो गांव है ना, जो खुद इसका गांव है, नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ में भी कोई अच्छी इमेज नहीं है उनकी। जो जो लोगों ने कहा कि 4.5 साल पहले एमपी रहा है, ये कभी नहीं आया और ये बीजेपी का ही है और बीजेपी के टोन पर चलता है, हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है। तो अब की बार एक ये फ़र्क पड़ गया। फिर एक आप ये कहेंगे कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो टर्न कोर्ट को लिया, इससे काफ़ी सारे लोग नाराज़ होंगे। फिलोसफी छोड़ दी, फिलोसफी वो इमेज जो मोरल हाई ग्राउंड बीजेपी लेती थी वो तो बचा ही नहीं। अब जो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि देखिए, अगर मैं अब इसको अगर वो करूँ समझ के, जो तोड़ है कि जितने भी लीडर आ रहे हैं ना, 3 बार मोदी आ लिया जी, अमित शाह आ लिया, राजनाथ आ लिया, योगी आदित्यनाथ आ लिया, चलो वो तो कुछ ज़्यादा नहीं, तो वो तो है इसका तो। लेकिन ये जो नेशनल लीडर जो आ रहे हैं ना, मेघवाल आ लिया, एक वो कोर और है जो भी आया था, क्या नाम है उसका, टूरिज्म टैरिज्म का, रोहतक भी बैठा था। जी 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 जी। तो ये कुछ जितने भी आए हैं ना, एक्चुअली इनके पास कोई नड्डा लिया, इनके पास मुद्दा नहीं है। नड्डा भी मुद्दा नहीं है। क्या कहते हैं जो बहुत ही डैमेजिंग है, ये कहते हैं कि कांग्रेस जो अर्बन नक्सलाइट है, कांग्रेस दामाद है, कांग्रेस डीलर है, कांग्रेस दलाल है। अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये मंदिर के खिलाफ है, ये मंदिर को ताला लगवा देंगे, पर्ची खर्ची का ही मुद्दा करते हैं। ये सारा जो बात कह रहे हैं ना, इनका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब बार बार आप किसी को गालियाँ दोगे तो देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, आपकी जो भाषा है उम्मीद सभी करते हैं कि पोलाइट होनी चाहिए। आप किसी को बार बार गालियाँ थोड़े देंगे, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो लोग नाराज़ होंगे जी। फिर आप जो है हर एक बात पे, खासकर जो रेसलर हैं, लेडी रेसलर हैं, उनके मामले में आपकी कोई ओपिनियन नहीं। ब्रजभूषण के मामले में तो आप तो इन बातों से लोग काफ़ी नाराज़ हुए। अब ये जो लास्ट जो बात, जो इससे आगे जो बात है ना, ये जो 3 दिन का रोड शो है ना, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो कल जो 7 विधानसभा टच करके बहादुरगढ़ से स्टार्ट हो, गोहाना में एंड किया राहुल गांधी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उसका काफ़ी असर पड़ेगा। ये जो 8-10 सीटों पर जो रोड़ा माच रहा था ना, जैसे मैम हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, ये जो कह रहे थे कि भाई ये तो गई, गोहाना भी चर्चा, गोहाना भी, बड़ौदा भी रोड़ा है कुछ, तो ये जो है ये रोड़ा अब रहेगा नहीं। प्रियंका भी आ जा रही है, हाँ, वो रोड़ा रहेगा नहीं। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसका ये फर्क पड़ेगा कि भाई नाउ दिस फादर एंड सन आर नॉट कंपेनिंग। हाँ, अब तो लीडरशिप, हाई कमांड इज कंपेनिंग, और वो उसके साथ तो उसके साथ एक ही स्टेज पे सब दिखेंगे, उसके साथ फर्क पड़ेगा। और वो कल हाथ भी मिलवा दिए इन दोनों के, तो उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा जी। तो बस ये आपके कुछ लिमिटेशन तो हैं कांग्रेस की, जैसे मैंने बताई थी, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, खाते फ्रीज हैं, बेचारे पैसे पूछे नहीं ले पा रहे, फिर रेड हैं ज़बरदस्त। अब आप कंपेल करके लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हो, तो वो उसका भी फ़र्क है, तो डर तो है ही। मैं डॉक्टर साहब आपसे आने से पहले किसी के साथ, तो उन्होंने ये बताया कि बीजेपी तो हार चुकी, अब तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के ही कुछ लोग परेशान कर रहे हैं कांग्रेस को, अदरवाइज जो है इस बार मामला जो है ना वो लोग मन बना चुके हैं। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये जो है ना, ये बात मैं भी कहता आपसे, मैंने इसलिए नहीं कही कि जो राहुल का ये 3 दिन का स्टे है ना हरियाणा में, ये सिर्फ इसी बात को खत्म करने के लिए। अच्छा, जितना भी ये जो नैरेटिव जो दे रहे थे ना लोग, जो एक्सपर्ट आगे टीवी पे, कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी, बीजेपी नहीं हराएगी। अच्छा, वो उसका इलाज हो जाएगा, उसका इलाज है ये, उसका काफ़ी मिनिमाइज होगा। ये इंप्रेशन लोगों के दिमाग से चला जाएगा कि भैया वो कहेंगे भाई सीएम बनाऊंगा मैं, और वो बनाऊंगा आफ्टर द इलेक्शन, मेजोरिटी लेके आओ। हाँ, पहला टास्क ये है, पहला टास्क ये है जिताओ पार्टी को, तो वो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और ये वाला जो आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस का नुकसान करेगी, इससे काफ़ी ये बैठ गए हैं नीचे। सुरजेवाला तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। हमारी शैलजा थी, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि अब राहुल ना बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये जो ना आपके ये कुछ मुद्दे हैं कि जो ये रैली को ज़्यादा कामयाब नहीं रही है, कुरुक्षेत्र की रैली भी कामयाब नहीं रही है, तो इससे भी एक इम्प्रेशन गया है कि भाई जब मामला गड़बड़ है। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें, और फिर आप ये कहेंगे जो मैनिफेस्टो है ना, दोनों के मैनिफेस्टो पढ़े, तो मैनिफेस्टो में ये को गलत नहीं कह रहे हैं ये कि भाई जो रूलिंग पार्टी ने काफ़ी हद तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल करी है।
तो ये काफ़ी सारी बातें महिलाओं को देने की बात है, 2000 की बजाय 2100 देंगे, इसीलिए उन्होंने एक दिन लेट किया, नहीं तो उनको लेट साइमल्टेनियसली रिलीज लेकिन ये जो इश्यूज है ना, ये तो एक ये शुरू से कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी मैनिफेस्टो, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और 2000 रुपये पेंशन, MSP, या ये जो 6000 रुपये पेंशन एंड ऑल दैट, ये या फिर वो महिलाओं को आप कुछ पैसे देंगे, 2000 रुपये, हाँ वो उन्होंने 2100 कर दिए। ये तो आप शुरू से जो ना, ये तो आप इशू शुरू से उठा रहे हो। एग्री लॉ के आप खिलाफ हो, कर्जा किसानों को माफ़ होना चाहिए। जो मंडियों में भी जो गड़बड़ है ना, जब धान है जैसे, इसका बहुत असर पड़ेगा। मैं बताऊँ आपको, ये जो बेल्ट है GT रोड बेल्ट ज़बरदस्त, अब खरीद तो शुरू ही नहीं हुई, तो किसान बहुत परेशान है। अब काफ़ी सारे किसानों के इंटरव्यू आ रहे थे कि भी मैंने 60,000 में 1 किला ले रखा है धान का, और मेरा धान बिक गया 30,000 का, तो 30,000 का मुझे लॉस हो गया, क्योंकि अंदर तो सरकार तो है ही नहीं, अंदर तो वो दलाली करके वो आड़ती बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ, तो MSP कहाँ मिल रही है। ठीक बात। तो इस बात का आप आज भी आया हुआ अखबार में कि खरीद शुरू नहीं कर पाई सरकार। तो ये इनका जो डिले है ना, एक ये जो बड़ा गच्चा दिया सैनी साहब ने कि मैं सारे के सारे क्लास 3 को ये जॉब सिक्योरिटी दूंगा, 50,000 से ऊपर वालों को दूंगा, दिया किसी को नहीं, कुछ कर ही नहीं पाए वो सारे के सारे। फिर आप एक और भी बताइए ना, कौन सा सेक्शन है एम्प्लॉयज का, कोई सेक्शन बचा है क्या जो प्रोटेस्ट पे नहीं है? OPS के लिए एवरी सेक्शन, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे आशा वर्कर हैं, कोई भी है, चाहे पटवारी हैं, चाहे आपके क्या बोलते हैं ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे आपके सरपंच हैं, जो आपको कोई भी एम्प्लॉयज कोई ऐसा बच्चा है क्या जो कि सरकार से खुश है? तो कुल मिला के जो हालात है ना, वो सरकार के आप ये कह सकते हो कि अदरवाइज भी देखिए इनका कसूर नहीं है। 10 साल जब कांग्रेस के हो गए थे, कांग्रेस की खिलाफत भी काफी हो गई के खिलाफ एंटी एंटी इनकम्बेंसी 2014 का भी ऐसा माहौल था। आएगा ये तो आप ये लगाए, सेंटर पे बड़े फॉर्चुनेट हैं कि सेंटर पे सरकार बना के 10 साल के बाद भी जी इस टाइम पे, और वहाँ पे आप ये कह सकते हो नैरेटिव भी चले, सारी चीज़ चली हैं, क्योंकि उस पर फिर आपने मैनेज भी करा है। भाई दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी जीत रही है, लोकसभा में आप जीत रहे हो सारी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है लेकिन लोकसभा आप जीत रहे हो। तो ये कुछ ऐसे कंट्राडिक्शन है, ज़बरदस्त कंट्राडिक्शन है, कैसे जीते भाई? तो हरियाणा में भी क्या कुछ हो सकता है, वो तो 8 को ही पता लगेगा। हाँ नहीं, हरियाणा में तो देखो, ये हरियाणा में तो आप ये कह सकते हो कि जो कुल मिला के अगर हम स्ट्रक्चरली देख लें, ऑर्गेनाइजेशन वाइज देख लें, स्ट्रेटजी देख लें, इनका जो है वो क्या नाम है, पोल स्ट्रेटजी देख लें, बीजेपी की बड़ी तगड़ी है, दुरुस्त है, पूरा जोर लगा रखा है। और फिर फाइनेंस देख लें, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ वोटर्स देख लें, अगर इनकी माने तो फिर फेवर में बात जाती है जी, साइलेंट है तो काफ़ी सारी जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें इसलिए नाकामयाब हो जाती हैं कि 77-87 और अब ये आपका है 2024 जी, इसमें ये कोई बातें काम नहीं करेंगी। अक्रॉस दी कास्ट लाइन वोटें पड़ेंगी और एंटी सरकार के खिलाफ पड़ेंगी, एंटी कैम्पेंसी फैक्टर काम करेगा। जी। जैसा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि आप कोई भी एग्जिट पोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम कोई आंकड़ा किसी तरह की वो बात नहीं करें हैं। डॉक्टर साहब आपने पूरे डिटेल्ड में सारे समीकरण समझा दिए और कास्ट वाइज भी आपने डेटा जो है ना हमें प्रोवाइड किया। डॉक्टर साहब हो गया है या अभी भी कुछ अभी आप अपने पास कुछ जखीरा में है कोई कंटेंट? नहीं, बस वो एक बात और कह रहे थे आपके जो पर्ची रिक्रूटमेंट, हाँ पर्ची खर्ची का क्या है, उस पर थोड़ा सा और बोलना चाह रहे थे हम। जी जी। तो देखिए, अब ये हरियाणा में जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, तो कांग्रेस के रिजीम पे थे आउटसोर्सिंग जी, ऐसा नहीं हो अभी पक्की नौकरियाँ दी। लेकिन अब अगर हम कांग्रेस के डेटा से चलें तो कांग्रेस के डेटा से मेरे को पता चला, मैंने काफ़ी लोगों से पता करा, उन्होंने कहा कि 75,000 नौकरियां कांग्रेस ने दी 10 साल में। अच्छा, सरकारी नौकरी। हाँ, लेकिन ये मैंने वेरीफाई करा बिल्कुल अच्छी तरह से, हमारे परिवार में से मैंने वेरीफाई करा, गाँव में भी कितने नौकरी लगे हैं कांग्रेस के रिजीम में। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने हमने पैसे दिए। फिर जो चंडीगढ़ अपने ब्यूरो चीफ वगैरह हैं, जो भी हैं, जो हमारे संपर्क में हैं तगड़े, उन्होंने कहा जी ऐसी आई नहीं को पकड़ लिया हो, लेकिन अब तो जैसे अब पकड़ लिए।
तो ये है कि ये ऐसा पैसे पूछे कोई बात नहीं है, नौकरियां दी, अच्छी नौकरियां दी हैं, है नहीं। तो एक तो ये बात थी कि उस टाइम आउटसोर्सिंग था, और ये था 2009 का एक्ट था ये आउटसोर्सिंग का। 2015 में इसको बीजेपी ने अमेंड कर दिया आके, और आउटसोर्सिंग का कर दिया कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। जी ठीक है जी। एक तो ये अब ये कंट्रेक्चुअल बेसिस हो गया ये कि भाई अगर मान लिया बस्टिंग पोस्ट है तो उसके खिलाफ हम कंट्रेक्चुअल बेस पर हम लगा सकते हैं। आउटसोर्सिंग ये था कि आपने जैसे इस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी में आपने आउटसोर्स कर रखी है, किसी एजेंसी को दे दी प्राइवेट को, और वो आपका ये सारी सिक्योरिटी का ये काम, आप उसको पैसा दोगे, 3 साल के लिए आपने ठेका दे दिया। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कराया कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी इसमें चक्कर डाला था कि भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ पर, और ये 3 साल के लिए 2 साल के लिए जो आप ये दें। फिर ये जो इसको बदल के लेके आए 2018 में, इसको बदल के लेके आए, ये लेके आए, इसको बना दिया ग्रुप डी एम्प्लॉयज एक्ट 2018, इसको ले गए बीजेपी जी। ग्रुप डी की नहरी नौकरी कर दी। और इस ग्रुप डी में क्या करा, मैट्रिकुलेट 2 साल का एक्सपीरियंस, और इसको कई बार अमेंड करा, और फिर ये सीट भी लिया इसके लिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये भी लिया है। फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, आधार कार्ड जो होना जरूरी है, और फिर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लिया जो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने उड़ा दिया। ठीक है जी, वो उड़ा दिया। फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी नहीं एंड ऑल दैट, वो भी फिर आपके 5 नंबर एंड वो सारा सोशियो इकोनॉमिक आएगा। उसके बाद में फिर आप लेके आए एक्ट, ये तो आ गया आपका 2000 कब ले आए, ये था आपका 2018 में। 2021 में आप ले आए यो जेजेपी वाला एक्ट कि भाई जो भी ये प्राइवेट सेक्टर है इसमें 75% जो लोकल हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के उनको नौकरी मिलेगी। अब ये भी ये नहीं कर पाए, और इसमें ये भी था भाई 10 साल के लिए नौकरी लगाएंगे, अब ये 10 साल ही लगाएंगे उसमें भी, तो अग्निवीर का बड़ा स्वरूप लगा लो आप। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके बताएंगे कि भाई ये जो है। फिर आ गया आपका 22 में आ गया डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 22 में। ये जो आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो जिसके बाद तो ये आ गया, इसमें क्या कराया कि ये काम दे दिया फिर इन्होंने इसको HKRN को, और HKRN को देने के बाद ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे कारपोरेशन बोर्ड और जो भी जितने भी सभी में ये लागू कर दिया, भर्ती है। और ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये ईयर बेसिस पे कर दिया, हर साल रिन्यू होगा। फिर आप एक और इसको अमेंड कर दिया आपने कई बार। फिर आप ले आए जॉब सिक्योरिटी कि भाई नहीं ये 3 साल का 5 साल का जो भी हम ये देंगे, जो छुट्टी देंगे, 2 फलाना देंगे, देखिए कुछ आपने कराया जैसे टीचर्स का कराया था, +2 के टीचर्स का या स्कूल के टीचर्स का, ये फिर आपने करा। फिर आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बना दिया इसका कि भाई आपकी एनुअल इनकम यदि 180 है तो 40 नंबर मिलेंगे, और यदि आपकी इनकम जो है 4 से 6 लाख है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और एज अगर आपकी 18-24 साल है 5 नंबर मिलेंगे, और 20 से 30 साल है 10 नंबर मिलेंगे, 30 से 36 है 15 मिलेंगे, 36 से 42 है 10 नंबर मिलेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये कर दिया। फिर आप ले आए ग्रुप सी के लिए डी, उसके आप नहरे लिए, उसके लिए आपका HSC है जी, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन। अब इसमें दूसरा क्राइटेरिया लिया है डी के अलावा। अब ये पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जो आपका क्राइटेरिया सारा उड़ा दिया है। अब इसमें आप लेके आए थे टोटल मार्क्स जो है सारे 400, तो 20 नंबर तो ये आपके उसके टोटल मार्क्स थे सोशियो इकोनॉमिक के आपके जो है ये मिला के, और 5 साल का एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ ले गए। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जो चक्कर है ये इंडिया में भी कोई ना, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड रेगुलर यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए ये जी। अब आप जो टॉप के जो IAS लगाते हो, UPSC जो हमने लिया था इंग्लैंड से, सारा सिस्टम लिया था ये, इंग्लैंड में 24 साल उम्र है, वो उनका नारा है कैच देम यंग। वाजपेयी के टाइम पर 34 साल है, 34 से नीचे थोड़ी करिए, 34 चल रहा है। उसके बाद में किसी ने कराया ही नहीं। वाजपेयी के बाद जो आपकी कांग्रेस आई इसने भी कम नहीं करा।
मोदी ने भी कम नहीं करा। अब मोदी ने क्या करा है कि वो लेटरल एंट्री लिया है कि भाई बिना इसको जो आरएसएस के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाओ सीधा या डायरेक्टर बनाओ, प्रोफेसर इन प्रैक्टिस करके वो सारा कर दिया। वो तो अलग से, वो तो आप ये कर दिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी जरूरी नहीं है, प्रोफेशनल जो है ना ये कॉर्पोरेट हाउसेज के, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सके। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। तो हरियाणा में भी ये कह रहे हैं, जो बार बार आप ये छेड़खानी कर रहे हो, ये इट शोज कि भाई ये आप अपनी मर्जी की पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो। इसमें चीफ मिनिस्टर की जो आपकी इच्छाएं हैं वो चल रही हैं, वो जो उसकी विल है, उसकी विशेज हैं, वो उसमें कैरी आउट करती हैं। इसमें कोई दम नहीं है, देयर इज नो लीगल पॉइंट, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जस्टिफिकेशन से आपने जो है ना ये उड़ा दी। अब ये निगम वाली बात इन्होंने 23 में बदली, 24 में बदली। फिर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी आपने सुना होगा, ये 17 से लागू करी है, ये पहले नहीं थी, अब ये लागू कर दी। अब आप दूसरी सरकार आए इसको ख़त्म कर दे, कांग्रेस ने इसको ख़त्म कर दिया था, बीजेपी ने इसको शुरू कर दिया। अब देखिए ये जो एचपीएससी पे हम आते हैं, एक सीधा सा क्राइटेरिया है कि भाई एचपीएससी और आपका यूपीएससी जितने भी आप एग्ज़ाम लेते हो, मान लिया हमने 900,000 आईएएस लेने हैं और यहाँ हमने 150 एचसीएस लेने हैं, 150 एचसीएस लेने हैं ना, तो प्रीम में हम कम से कम 450 को पास कर। इसमें प्रीम में एक 10 का अनुपात रखें प्रीम में, जैसे एचसीएस का हुआ ना, ये मान लिया 150 है तो 150 में 1/10 की कितनी गई, 1500 बच्चों को हम पास करें। हरियाणा में 21 में 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, 23 में 90,000 लोगों ने अप्लाई करा था, एचसीएस की बता रहा हूँ मैं। और फिर उसमें जो पास करे इन्होंने, जो 1.5 लाख का अप्लाई करा था, उसमें से पास करे सिर्फ 275 जिन्होंने इंटरव्यू दिया। लिए कितने, लिए 110। तो ये जो बाद का अनुपात है 1:3 का होना चाहिए। 1:3 का मतलब है 3 कैंडिडेट हमारे पास होता कि एक बेस्ट हम ले लें उनमें से। ये प्रोसीजरल बता रहा हूँ मैं, इसमें वायलेशन नहीं हो सकता। लेकिन सब कुछ अब यहाँ क्या करे आपने, ये जो 90,000 थे, इसमें से आपने 5 से एक्सेप्ट करे 61। अब 61 का आपने इंटरव्यू ले लिया, पोस्ट थी 121 और आपने सारे सारे ला दिए। तो प्रोसीजर वायलेशन है, ज़बरदस्त वायलेशन है। एक तो ये बात है, मगर ये बात फिर सीट पे लागू होती है। हाँ, सीईटी, ये सीईटी है, इसमें भी आप पास करें 1:3 का अनुपात रखें जी। कोई सा भी सीईटी मुझे दिखा दो हरियाणा में जिसका अनुपात 1:3 का हो। आप जितनी नौकरियां बता रहे हो उससे 3 गुना पास हैं क्या? 3 गुना पास कौन है? ग्रुप डी की जो नौकरी पहली है 18,000 नौकरियां थी, 18 थी, ये 54,000 पास होने चाहिए जी, 54,000 नहीं है। अब ये जो पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में केस, ये इसकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से ये भी भर्तियां होंगी, कोर्ट करेगा इनको तो चाहे कोई सरकार आए। इसमें भी जो अनुपात है वो 1-2 का भी कौन है? तो ये प्रोसीजर वायलेशन है। एक तो ये बात है कि सारा का सारा प्रोसीजर वायलेशन है। एक दूसरी बात है करप्शन की, कि कैश फॉर जॉब, कैश फॉर जॉब में जो है ये आप ये कह सकते हो कि ये गलत कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे भी काफ़ी लोग भर्ती हुए हैं, तहसीलदार भी लगे हैं, एचसीएस में भी गए हैं। उसमें गड़बड़ है। एक गड़बड़ ये है कि आप जितनी भी आप पोस्टें भर रहे हो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन नहीं हो, आरएसएस का आदमी होना चाहिए। बाकी की बात नहीं है, बाकी चीज़ें बाद की, चाहे आपका एनटीए का हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन, वो यूपीएससी का वो पकड़ा गया, वो नीट वाला जो कितना बड़ा, नीट वाला कितना बड़ा, मतलब 21 लाख बच्चों ने नीट, वो देख लो, उसको छेड़ा नहीं, चेयरमैन का जिक्र नहीं आया। एक ऐसा यूपीएससी में लगा था, उसको यूपीएससी से हटाया, एनटीए का लगा रखा, वो आदमी है। तो ये क्वालिफिकेशन है। अब आप जो है फिर ये आउटसाइडर की प्रोजेक्ट, जैसे हरियाणा में 70 पोस्ट थी एसडीओ की, बिजली डिपार्टमेंट की, आप 68 बाहर के लगा रहे हो, हरियाणा के 2 हैं जी। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम आधा बांटा तो कर दो, बाहर के भी लगा लो। लेकिन तो इस तरह का एक तो ये रहेगा आपका कि ये इस तरह की बात चली। फिर ये आपका लेटेस्ट जो मामला था,
जो था आपका जी ये जो पकड़े गए थे जो आपके 2 आदमी, जी। एक तो नागर, हाँ नागर 1.5 करोड़ रुपया कैश आया, और वो जो है ब्लैंक आपकी OMR शीट पड़ी थी वहाँ पे। एक जो है इसमें 2021 में जो ये आपका एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसने 29 लोग चार्जशीट करे थे, FIR दर्ज करा के। और पता कहाँ के थे? HPSC के अधिकारी, जो कि कैश फॉर जॉब के में इन्वॉल्व थे, पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। अब पेपर लीक कितने देखो, पेपर लीक का तो गिनती बोल गए। अब ये जो +2 के एग्ज़ाम है, लेक्चर के एग्ज़ाम है, इनमें वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, HCS का इमन है जो ये एक्सेट लिए 34 सवाल रिपीट हो रहे थे पिछले। प्रॉब्लम पता है क्या, जब चीज़ें अच्छा एक और ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, एडेड कॉलेज में अगर लेक्चर को लगेगा, जो प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं आप इनको, इनमें क्राइटेरिया है, जो गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट में क्राइटेरिया आज तक नहीं पता, किस ने भी नहीं भेजा। जब क्राइटेरिया का नहीं भेजा तो आप किसको लगा रहे हो? तो कुछ चीज़ें वेग हैं, डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब जहाँ वेग है वहाँ करप्शन है जी। तो ढेर सारा करप्शन है। बगैर बगैर पर्ची खर्ची के कुछ नहीं होता, पर्ची के साथ खर्ची नहीं होगी तो पर्ची बेकार है जी। ये थे प्रोफेसर SS चाहर, जो डायरेक्टर सेंटर फॉर हरियाणा स्टेज, और डॉक्टर साहब ने जो है ना कच्चा चिट्ठा खोल दिया, सब चीज़ों का दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ चुकी है हरियाणा के चुनाव के बारे में और पर्ची खर्ची के बारे में। जिस जितनी तह डॉक्टर साहब ने खोल दी, अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ सकता है, क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोना, थैंक यू।